के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट इज MISM 15, हम जो 15 जिसके के पेपर की बात कर रहे हैं वो क्या है, उसको करने के क्या फायदे हैं, उसको जॉब में क्या बेनिफिट है, और अगर कोई बंदा अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है, जॉब नहीं करना चाहता है, और इसके आगे प्रोस्पेक्टिव क्या है करने के बाद, या अर्निंग कैसे होगी जॉब वाले को भी और बिजनेस वाले को भी, मतलब जो अपना फाइनेंस का काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर अकाउंटेंट हैं या फिर कुछ और इस तरह का फाइनेंस से रिलेटेड CA हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बार ये कोर्स पढ़ाया है, जो वो सारे स्टूडेंट CA हुआ करते थे या CA स्टूडेंट हुआ करते थे। तो हम आपको भी पढ़ाएंगे, समझ में सबको आएगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी या इंग्लिश से। किसी को हिंदी में पूछना है तो मैं हिंदी में बताऊंगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी हिंदी मुझे नहीं पता हो, और अगर इंग्लिश में पूछना है कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी मुझे इंग्लिश नहीं पता है, नहीं बता पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मेरी क्लासेस दोनों तरीके से होती है। मुझे आज की क्लास के लिए कहा गया है कि हिंदी बेस रखिएगा, तो इसलिए मैं हिंदी रखा हूँ, लेकिन किसी को मेरी हिंदी ज़्यादा टिपिकल लगे, उसमें कोई वर्ड समझ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मुझे हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लैंग्वेज आर गुड फॉर मी। तो हम इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइए जी। बुल कालिए ने बात पाई है कि नहीं? क्या कर पाएंगे? सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो हमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी आपसे समझने में, जो एनालिसिस रिसर्च एनालिसिस पे? नहीं आएगी कोई भी। अभी तक आपको मैंने जितना बताया है वो समझ में आ गया है सर? सर जितना अभी तक मैंने आपको बताया वो समझ में आ रहा है ना सबको? जी, बस इसी तरीके से क्लास चलेगी। बहुत टिपिकल कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर, बहुत टिपिकल कंसेप्ट आएंगे, लेकिन समझ में वो ऐसे ही आएंगे जैसे आपको अभी समझ में आ रहा है। और जब तक हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, जब तक मीटिंग में एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आई ये चीज, हम तब तक नेक्स्ट कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, चाहे एक दिन में 4 क्लास लेनी पड़े। हम टाइम से कोर्स पूरा करेंगे, और जब तक एक कंसेप्ट किसी को समझ में नहीं आएगा, हम नेक्स्ट कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। और डोंट वरी, हम आपको इतने इजी तरीके से समझाएंगे कि सब कुछ समझ में आए। हमने CA पढ़ा लिया है, CA इज द मोस्ट टिपिकल कोर्स इन इंडिया। 2% रिजल्ट भी है इन CA, और less than 2%, और उसमें भी हम स्टूडेंट पास करा लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। टीचर अगर अच्छे से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट, टीचर का काम क्या है, अच्छे जो शार्प स्टूडेंट है उन्हें तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन जिनको समझ में धीरे से आ रहा है उनको पढ़ाना ही टीचर का काम है। अगर जो अच्छे स्टूडेंट है, जो अपना आप ही पढ़ लेते हैं, अपना आप ही समझ लेते हैं, टीचर उनके लिए नहीं बना, वो तो खुद बुक पढ़ के समझ लेंगे। टीचर होता ही उनके लिए है कि सर हमें धीरे धीरे समझ में आता है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझाइए। तो मैं आप में से एक एक स्टूडेंट का खास ख्याल रखूंगा, और जिसको कम समझ में आ रहा है, धीरे समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा समझाना है। क्योंकि अगर आपको समझ में, जिसको धीरे समझ में आ रहा है, उनका ध्यान ध्यान ज्यादा रखेंगे हम, उन्हें समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। तो हम बेसिक पकड़ कर चलेंगे, टेंशन ही मत लीजिए सर हमें समझ में आ जाएगा या नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। अगर किसी की इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वो अपना पेपर हिंदी में भर ले, और अगर किसी को नॉर्मल इंग्लिश आती है, बस वो इंग्लिश को समझ लेता है, तो वो एक इंग्लिश में पेपर भरे। और इंग्लिश में भरने का ही बेनिफिट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको मार्केट में जब निकलना है तो हिंदी वाले क्लाइंट आपको कम मिलेंगे। जब आप जॉब में जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्लाइंट हिंदी वाले कम मिलेंगे। तो इंग्लिश में पेपर करने के बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश से डर लगता है कि सर नहीं, इंग्लिश तो मुझे समझ में आती ही नहीं है, उस केस में वो हिंदी में पेपर भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सर ये NISM 15 पास करने के बाद क्या मतलब रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए सेबी रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होगा क्या? सर ये भी मैं कवर करूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ सर। जब हम ये पेपर क्लियर करेंगे और हम पास हो जाएंगे तो हमारे नाम के आगे लिख सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि आप सेबी से पेपर पास हो गए हैं, तो इसका मतलब आप रिसर्च एनालिस्ट तो बन गए। अब रिसर्च एनालिस्ट होने के बाद आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो सर मैं जॉब करूंगा, एक मैं सर अपनी प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे NISM 15 का, और आपको जॉब मिल जाएगी, सर आप तो रिसर्च एनालिस्ट पहले से हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको पहले सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कि सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस करने से पहले आप पे कुछ लॉ लगता है कि आप किसी को भी अगर कॉल देंगे तो उसके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। आपको तो लग रहा है शेयर बढ़ेगा, आप बोल रहे से गिरेगा, गिरने का बोलने से क्या होगा, वो बेच देगा और आप खरीद लोगे। इस तरह के क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा यदि सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो? सर सेबी से रजिस्टर्ड होने के लिए आपको बस ये सर्टिफिकेट लेना है, आपने पास करना है, उसके बाद सेबी में अपना फीस जमा करके जैसे आपने, अगर आप 5A क्लियर है तो आपने पहले 5A क्लियर किया होगा, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो 5A आप क्लियर है? या यार।
हाँ, तो 5A करने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो सर मैं बैंक के थ्रू जॉब करूँगा किसी भी बैंक या किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है। फिर आप सीधा बस बैंक में अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है, आपको तो सैलरी मिलती है। जो करना होता है बैंक ने करना होता है। और जब आप अपना खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो पहले आपको फीस जमा करनी पड़ती है सेबी में और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा बैंक भी बोलती है ना कि इस सर्टिफिकेट के साथ-साथ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एजुकेशनल आपको वो बीकॉम एमकॉम बैंक मांगता है। और जब आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है फाइनेंस फील्ड से होने चाहिए। बीकॉम हो सकते हैं, ग्रेजुएट हों और आप ये पेपर भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं किसी फाइनेंस फील्ड में, आप पिछले 5 साल से 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, तो भी आप ये पेपर भर सकते हैं और पढ़कर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये पेपर क्लियर कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया रिसर्च एनालिस्ट का। आपके नाम के आगे आप रिसर्च एनालिस्ट RA लिखेंगे और काम कर सकते हैं। उसके बाद भी होता है, वो मैं इस सेशन में करूंगा कंक्लूड कि आपको रिसर्च एनालिस्ट का पेपर क्लियर करने के बाद और क्या करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया फिर MBA किया ऑपरेशन में। तो मेरे फाइनेंस में बैकग्राउंड नहीं है सर, मगर मैं 5 साल से मार्केट वॉच करता हूँ, कभी ट्रेड लेता हूँ, ये सब करता हूँ। तो क्या मैं एलिजिबल है दिक्कत है मेरी के लिए? आपने MBA किया है, इट इज इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री, तो मास्टर डिग्री के बल्कि इक्विवेलेंट ले लेते हैं MBA को। तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कोर्स करने के बाद जॉब में तो आपका फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्टिंग करना चाहेंगे तो आप अपने लिए सोच समझ के इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर किसी का दूसरे का काम भी करना चाहेंगे, PMS या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे वो रिसर्च एनालिस्ट आ गया है। जब अपने क्लाइंट को बताएंगे आई एम रिसर्च एनालिस्ट, वो आप पे ट्रस्ट करेगा और अगर आप उसे रिटर्न बना कर देंगे तो आपके साथ रहेगा। और रिटर्न बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ाएंगे। और रिसर्च एनालिस्ट का ये वाला कोर्स करने के बाद और भी कोर्स होते हैं, जिसमें NISM इक्विटी डेरिवेटिव का एक कोर्स है, इक्विटी डेरिवेटिव कर ली में, तो आपको उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। वो सेटिंग की हम बाद बात करेंगे, इसी सेशन में बताएंगे इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में। सर एक टू को जामुन से अप्रूव का एक ही कहना चाहूँगा, आप फैसिलिटी पैक दीजिए, पर जिसके भी डाउट है प्लीज नोट कर लीजिए क्वेश्चन के बाद में। जो हम दावत से तो तब फिर कितना आगे कर दे। ओके, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लीजिए और वीडियो अपनी ओपन कर लीजिए। और हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आई प्रॉमिस मेरे सेशन के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने डाउट अभी तक आपने पूछे हैं और जो आपके मन में चल रहे हैं, वो सब मेरे सेशन में पहले से हैं। और जो मैं आज करने वाला हूँ, मैं पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं सबके मन को पढ़ ले सकता हूँ कि आपके डाउट्स क्या होंगे, क्योंकि लगभग सभी के कॉमन ही रहते हैं हर बार। तो वो सारे डाउट्स मैं एक बार कवर कर रहा हूँ इसमें। आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सेशन को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो हम आपको बताएंगे। फॉर द स्टूडेंट्स, अगर आप NISM 15 को पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। NISM 15 जिसका नाम है रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, ग्रेट सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट हु वांट टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट में करियर बनाना चाह रहे हैं थ्रू जॉब और थ्रू प्रैक्टिस। आप जॉब करना चाहे तो भी अच्छा है और अपनी प्रैक्टिस करना चाहे, दोनों केस में आपका रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन इज अ गुड चॉइस। किस चीज के लिए सर? एक तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो जाते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिसर्च और एनालिसिस। रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए जो फंडामेंटल अच्छे करने होते हैं वो आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। इसमें आप क्या क्या समझते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स और PL अकाउंट को कैसे वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन की टेक्निक्स और इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। ये कोर्स आपका क्या क्या कवर करता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे इसमें हम आपको, हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है यही कोर्स। जब भी आप अपने क्लाइंट की किसी इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो कौन सी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप स्टूडेंट जो है वो रिसर्च एनालिस्ट कर पाएंगे, इक्विटी एनालिस्ट कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन पाएंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो आपने 5A में भी कवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो 5A में भी बन रहे हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर भी आप इस कोर्स को करने के बाद बन पाएंगे। चलिए, मैनी फाइनेंशियल फर्म प्रीफर कैंडिडेट विद NISM सर्टिफिकेशन। जब आप जॉब मांगने जाते हैं, अगर आपके पास NISM 15 का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है जॉब में। अगर किसी के पास NISM का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे प्रेफरेंस कम मिलेगी। और अगर आपका जो एक्सपीरियंस है दूसरे कैंडिडेट के जैसा ही है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको एक प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन है।
सेबी कंप्लायंस, सेबी ने मैंडेट किया है इसी सर्टिफिकेट को इंडिविजुअल को जो रिसर्च एनालिस्ट का काम करना चाह रहे हैं किसी भी कंपनी में। अगर आप कभी भी कोई जॉब मांगने जाएंगे रिसर्च एनालिस्ट की, और सर रिसर्च एनालिस्ट रखता कौन है? सारे बैंक्स रखते हैं जो कि ब्रोकिंग बिजनेस में है। ब्रोकिंग का मतलब जो शेयर ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ऐसे ही सारे के सारे बैंक करा रहे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जैसे कि कार्वी, जैसे कि जीरोदा, और इसी तरह के जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं सबके सबको रिसर्च एनालिस्ट रखना पड़ता है। और जितने भी बैंक अपने आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, कैनरा म्यूचुअल फंड, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है, इन सब कंपनीज को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक टीम बनानी पड़ती है, और उसमें रिसर्च एनालिस्ट ही होंगे सारे के सारे। टीम में जितने भी बंदे होंगे वो उनका पास रिसर्च एनालिस्ट की ये सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इसका मतलब अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। गिव्स एन एज व्हेन अप्लाइंग का रोल इन सेबी रेगुलेटेड फर्म, और जितनी भी फर्म जो सेबी रेगुलेटेड है, मतलब कि जितने भी फर्म जो पहले से रिसर्च एनालिस्ट कर रही है, जो पहले से रिसर्च एनालिस्ट हैं, बड़ी फर्म है, तो वो अपने आप एक बंदा रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन सकता, उसको पूरी टीम चाहिए होती है रिसर्च करने के लिए। उस टीम का पार्ट होने के लिए भी आपको इस सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। बूस्ट रिज्यूम एंड क्रेडिबिलिटी, अगर आपके रिज्यूम में आपने लिखा है मैं NISM 15 सर्टिफाइड हूं, तो आपका रिज्यूम अच्छा भी रहेगा और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। एक बंदा कह रहा है मैं 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं 15 साल से शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं 20 साल से मैं इस बैंक के थ्रू कर रहा हूं काम, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो साथ में बोल रहा है मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ प्लस मेरे पास NISM 15 सर्टिफिकेट भी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। अगर एक बंदा कह रहा है मैं सीए हूँ, सीए है तो नॉलेज तो होगी ही, लेकिन साथ में वो कह रहा है मेरे पास सीए के साथ NISM सर्टिफिकेट भी है 15 का, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर एक बंदा कह रहा है मैं सीए हूं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है उसे शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज ही हो, क्योंकि सीए होना मतलब अकाउंट के एक्सपर्ट हो, आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, टैक्सेशन के एक्सपर्ट हो, ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हो। लेकिन NISM 15 होना मतलब आप ट्रेडिंग, आप एनालिसिस, आप रिसर्च के एक्सपर्ट हो गए। तो अगर आपके पास NISM 15 है ना, तो वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बेस्ट डिग्री है, और कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन से नहीं है। कहां से है? NISM, सेबी का रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट है, उससे आपके पास डिग्री है, तब इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेल। आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मुझे फाइनेंस फील्ड में कोई कोर्स करना है, तो NISM से करना ही फायदेमंद रहेगा। तो एनहेंस स्टूडेंट्स प्रोफाइल, स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, मोर अट्रैक्टिव हो जाता है एम्प्लॉयर इन फाइनेंस। जब आप एम्प्लॉयर के सामने बताएंगे NISM 15 है तो अट्रैक्टिव लगेगा आपको। डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सपर्टीज इन स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, अगर आपके पास NISM 15 का सर्टिफिकेट है तो आपको अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप एक्सपर्ट किस में हैं, स्टॉक मार्केट रिसर्च में और एनालिसिस में। एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? आप अपने क्लाइंट को बताएंगे सर मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा और 1 से लेके 2% ईयरली फीस लूंगा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें। अब मान लीजिए एक क्लाइंट ने आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया मैनेज करने के लिए, और आपने बहुत छोटा सिर्फ उसमें 15% की रिटर्न निकाल कर दी उस साल में, तो आपने उसे 15 लाख रुपए कमा कर दिए, इसका 2% उसने आपको फीस दे दी, तो 15 लाख का 2% हो जाता है सर, बहुत कम है। लेकिन एक ही क्लाइंट से थोड़ी कमाना है। 15 लाख पे आपने 2% ले लिया तो ये लगभग 30,000 बनेगा। 30,000 ईयरली आपको एक क्लाइंट से मिल गया। अब मान लीजिए आपके पास सारे मिला के सिर्फ 20 क्लाइंट्स हैं और इतने ही बड़े हैं, तो आपने लगभग 30,000 इंटू 20, 6 लाख अ ईयर कमा लिया। क्या करके? सिर्फ उनका पोर्टफोलियो मैनेज करके। और पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपने रिसर्च करनी पड़ती है और एनालिसिस करना पड़ता है अपने पास ही 100-200 कंपनियों का, और फिर 200 कंपनियों में से ज्यादा बढ़िया कंपनी है जो आपने रिसर्च एनालिसिस करके निकाली है, वो सभी क्लाइंट को उन्हीं ये सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाना पड़ता है और आपको साल के एंड में प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड करते हैं। म्यूचुअल फंड का भी काम यही होता है, वो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट आता है उसमें से म्यूचुअल फंड वाले भी 1% से लेकर 2% तक आपसे अपने चार्ज लेते हैं। यही होता है उनका मैनेजमेंट चार्ज जो उनको मिलता है, और यही आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड वाला काम आप भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप अपना म्यूचुअल फंड भी खोल सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास कोई बैंक होना चाहिए जो आपको फाइनेंस करने को तैयार हो, आपके पीछे अपना नाम देने के लिए तैयार हो। कोई भी बैंक हो सकता है, और एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतने रुपए की कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं। कैसे खोलते हैं वो फायदे में आपको समझा दिया है।
कैसे आपको उसमें बैक्ड करना पड़ता है, ट्रस्ट बनानी पड़ती है, ट्रस्ट बनाने के बाद उसमें कैपिटल लानी पड़ती है, फिर एक बंदा उसको है ना बैक्ड करता है, सब आपको पता है, वो 5 ने पढ़ाया है आपको। अफोर्डेबल है ये कोर्स, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, बहुत सस्ता है, 1500 रुपए की शायद फीस है इसमें 15 की NISM की, वो आपने पे करके इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सर्टिफिकेट आपको पास होने पे मिल जाएगा। कंपेयर टू CFA आपने नाम बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित है और 4-5 लाख रुपए का कोर्स है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। और अलग ग्लोबल सर्टिफिकेशन और भी है, बिल्कुल उनमें भी यही पढ़ाया जाता है और यहाँ पर भी यही पढ़ाया जाता है। लेकिन NISM 15 क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू ज्यादा है। CFA में और NISM 15 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस CFA में आपको कॉलेज जाना पड़ता है, वहां जाके वो अच्छे से पढ़ते हैं, और यहाँ NISM में आपको कोचिंग लेनी पड़ती है हमसे, और आपको अच्छे से पढ़ना होता है और पास करना होता है। इट इज वेल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। मेरे को लगता है कि आपको NISM 15 करने के बाद एक स्टूडेंट के तौर पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अभी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। आप अगर अपना बिजनेस करेंगे NISM 15 के बाद, तो वो मैंने आपको बता दिया है, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट का, आप रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं। आपने टीवी पे देखा भी होगा, जी बिजनेस पे, CNBC आवाज पे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट आते हैं, उनकी डिग्री के नाम पर वहां पर रिसर्च एनालिस्ट लिखा रहता है नीचे। तो उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, उनमें से कोई भी CA नहीं है, उनमें से कोई भी MCOM नहीं है, उनमें से कोई भी इस तरह की कोई डिग्री लेकर नहीं बैठा है कि वो अमेरिका से CPA करके आया है या CFA करके आया है या कुछ भी। उन्होंने सबने क्या किया है, NISM 15 करके, और वो टीवी पर आ रहे हैं और अपनी रिसर्च और एनालिसिस दे रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और साथ में रिकॉग्निशन मिल रहा है उनको, फेमस भी हैं वो लोग। अभी मैं एक मेरे दोस्त हैं, वो एनालिस्ट हैं, वो जी बिजनेस पे भी आते हैं और CNBC आवाज और ETV 19 और बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं। वो मेरे पास कल ही आए थे, के बंदे होते हैं और वो करते हैं, और आप और हम ही करेंगे जब कल को क्लियर कर जाएंगे, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे कर सकते हैं क्लियर करने के बाद। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन, अच्छा समझा रहे हैं आपकी। चलिए, तो मेरी स्पीड जब मैं पढ़ाऊंगा तो इससे थोड़ी स्लो कर दूंगा, इतनी भी नहीं रहेगी, क्योंकि आज का सेशन तो समझाने वाला कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज करा रहा हूँ जिससे सेशन छोटा हो जाए। तो जिसका ये प्रॉब्लम थी कि सर हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, हम कर पाएंगे या नहीं, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरा आज का सेशन समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट सेशन तो समझ में आएंगे ही आएंगे। सर सर मैं लास्ट थोड़ा ज्वाइन हो गया सर, मैं इसका फीस और क्या होगा और बेनिफिट्स थोड़ा लास्ट शॉर्ट पासरी सर, जो मैंने अब जो निकल गया है वो हम आपको पूरा ये शीट भेज देंगे जो मैंने लिख रखा है सब कुछ, और हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में दोबारा दूंगा। अभी हम सेशन में जो आपका ही क्वेश्चन है वही बता रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर NISM 15 क्या है। तो पहले वो करके आफ्टर कंप्लीटिंग NISM सीरीज 15 प्लीज म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप जब NISM 15 करेंगे, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन इसका नाम है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं जॉब में भी और प्रैक्टिस में भी। आप क्या कर सकते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड होकर। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी जा सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन के बाद, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेबी में रजिस्टर्ड हो जाइएगा फीस देके, फिर आप अपना सेबी रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। चलिए, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, वर्क इन ब्रोकिंग फर्म, आप ब्रोकिंग फर्म एंजल में, कार्वी में, या फिर जीरोदा में, या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसमें सारे म्यूचुअल फंड आते हैं, HDFC, ICICI, SBI, PNB और छोटे मोटे सारे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जा सकते हैं आप, हर बैंक में म्यूचुअल फंड बेचना होता है, हर बैंक में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करना होता है, हर बैंक में PMS भी बेचना होता है, तो उसके लिए भी ये सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है NISM 15 की, तभी आप वो काम कर पाएंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी जा सकते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, वही म्यूचुअल फंड जिसे आप AMC के नाम से जानते हैं, AMC म्यूचुअल फंड। कंडक्ट इक्विटी रिसर्च, कुछ कंपनियां सिर्फ इक्विटी रिसर्च का काम करती हैं, जैसे क्रिसिल। इसका काम क्या होता है सर, अलग अलग कंपनियों पर रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद ये बताना कि सर ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, और इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब ये कंपनी अपनी रिसर्च बनाती है, अपनी रिसर्च करती है, रिपोर्ट बनाती है, तो उसमें बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, 50 से 100 बंदों को। वो जो 100 100
कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, यही NISM 15 क्लियर्ड बंदे की रिक्वायरमेंट है। विदाउट सर्टिफिकेशन वो किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि इक्विटी रिसर्च कंपनीज में आप काम कर सकते हैं और अपनी इक्विटी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं और प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। आप अपने नाम से, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम गुप्ता है, तो मैं शिवम गुप्ता रिसर्च कंपनी के नाम से कंपनी बना सकता हूँ, या शिवम गुप्ता ब्रोकिंग कंपनी के नाम से कंपनी बना सकता हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे बंदे हैं मार्केट में, जैसे अनिल सिंघवी, सब जानते होंगे उन्हें, जैसे राकेश बंसल, RK बंसल के नारे एक कंपनी है, रिसर्च फर्म है ये, उसमें दो पार्टनर हैं, एक RK बंसल हैं और एक और हैं कुणाल सोराबगी। ये दो बंदे पार्टनर हैं इनके, ये जी बिजनेस पे भी आते हैं और भी बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं। तो ये कौन है, इन्होंने NISM 15 क्लियर किया और कोई डिग्री इनके पास नहीं है। जब ये अपनी डिग्री के बारे में बताते हैं तो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हम एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं और रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी है। इसके अलावा आज तक इन्होंने कोई डिग्री नहीं बताई है। हालांकि राकेश बंसल जी तो बल्कि डॉक्टरी लाइन से थे, वो तो पहले वो थे जो दवाइयाँ बेचते हैं, MR। राकेश बंसल जी पहले MR थे, ये बात वो बताते भी हैं कि मैं पहले MR था, उसके बाद मैंने BCom MCom कर लिया, साथ में मैंने अपना ये NISM 15 क्लियर किया और आज वो इतने बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी स्ट्रीम पहले क्या थी। अगर आपका अभी मन फाइनेंस फील्ड में है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और क्या बन सकते हैं सर, आप इक्विटी एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक एनालाइज करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। अपने रिपोर्ट बनाएंगे आप, कंपनी परफॉर्मेंस पे, वैल्यूएशन कितनी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उसमें है या नहीं है, शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो आप इस कोर्स में सीखेंगे। इस कोर्स में आप बेसिक सीखते हैं, सिर्फ बेसिक सीखते हैं इस कोर्स में। प्रैक्टिकल लेवल पे और बहुत ज्यादा डीपली सीखने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी हम इस कोर्स में अभी आगे बताएंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे, जैसे आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बनते हैं। म्यूचुअल फंड एडवाइजर तो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये बताता है कि सर आपका पैसा आपको कौन से शेयर्स में लगाना चाहिए डायरेक्टली, और आप उसे शेयर्स बताएंगे सर ये शेयर बढ़िया है इनमें लगाइए, और फिर वो प्रॉफिट की परसेंटेज आप ले सकते हैं। वो 1 से 2% से लेके और 10% तक भी होता है। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा करवाएंगे, 20-30% का प्रॉफिट कराएंगे तो 40% का रेशो भी है मार्केट में। अगर आप मार्केट में पता करेंगे कि शेयरिंग क्या चल रही है तो लोग 50-50 भी करते हैं प्रॉफिट में, लेकिन फिर उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट की जो क्वांटम है वो ज्यादा दिखाना पड़ेगा। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस करेंगे इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को। वर्क विद द वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म जो पहले से इस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं, तो आप उनके साथ अमलगमेट भी हो सकते हैं। सर आपकी टीम में मैं शामिल हो जाऊंगा, तो आप उनका जॉब के तौर पे या फिर परसेंटेज शेयरिंग के बेस पे भी काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं कंपनीज की, और इंडिपेंडेंटली आप अपनी तरफ से ये ऑफिस खोल के भी एक काम कर सकते हैं। और जो बंदा यहाँ पर म्यूचुअल फंड एडवाइजर है ना, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है। जैसे आपके पास एक क्लाइंट है और वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड में, तो आप उसे म्यूचुअल फंड के साथ साथ ये भी समझा सकते हैं, आप 50 में से 25 लाख को सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और 25 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट खोल के, और वो जो 25 लाख रुपए की डीमैट अकाउंट खोल के आप जो करेंगे वो मैं आपका मैनेज करूंगा, और उस मैनेज करने में आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेनिफिट आ सकता है, और अगर बेनिफिट ज्यादा आएगा तो आपको फीस भी उस हिसाब से ज्यादा देंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वो बोलिए, बाकी शांत रहिएंगे। सभी शांत है तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी टाइम पूछ लीजिए, हम उसको उसी क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी की? सर क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा सर? क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा ये भी हम इसमें करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 30 डेज की हम क्लास रख रहे हैं अभी। ओके 30 डेज की क्लास में अगर आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया और एक क्लास हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। एक दिन में 2 क्लास भी लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं 30 डेज की क्लास बोल रहा हूँ, तो मैं 20 डेज में कोर्स खत्म कराऊंगा। बचे हुए 10 डेज में हम रिवीजन करेंगे और बहुत सारे पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं गारंटी करता हूँ जितने स्टूडेंट हमारी क्लास में आएंगे, पेपर पास करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, पेपर तो हम पास करा ही देंगे, लेकिन साथ में बेसिक हमारा ये रहेगा कि हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए। हर चीज के पीछे का लॉजिक बताएंगे, और अगर आपका क्वेश्चन कोई ऐसा भी आ गया जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। बहुत बड़े बड़े बंदे कोर्स करते हैं, मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं, सर मैं सीए बन गया, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे सीए भी नहीं दे पा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं उन्हें देता हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट पेपर पास करने के लिए नहीं आता है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आता है, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो
मतलब हो सकता है कि आपको आप उस बंदे से मिलो ही ना इंडिया में या बाहर कभी जाके, कि पूरी जिंदगी में मिल ही ना पाओ और आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ही ना आए कभी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछो और मैं भी कहूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि नॉलेज ऐसा नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी करता हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन आएंगे मैं सबके आंसर दूंगा, चाहे वो इस कोर्स से रिलेटेड हो या ना हो। फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं उसके आंसर करूंगा ही करूंगा। और मुझे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने में बहुत मजा आता है जो लीक से हटके हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। तो मेन बात ये है कि इस कोर्स को करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सर्टिफिकेट, एज लिमिट तो नहीं है था, सॉरी एज लिमिट है क्या कुछ? सर, इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। आप किसी भी एज के बंदे हो, आपका माइंड चल रहा है तो आपका बताते हैं, कोई भी ये बोलता है कि आप जो है 18 ईयर से अबव हैं और आप फाइनेंस फील्ड के अगर हैं तो आप ये कोर्स को कर सकते हैं। अपर लिमिट उसने कोई बताई नहीं है कि आप कितनी एज तक के कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो कोई भी बंदा जो फाइनेंस फील्ड का है या फाइनेंस फील्ड में जाना चाह रहा है वो इसको करने होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें 12th पास मांगी गई है और फाइनेंस फील्ड के होने चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है। तो कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी आगे बढ़ाएंगे? और बताओ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं आप किसी के भी। पोर्टफोलियो मैनेजर मैं आपको समझा चुका हूं कि सर संजय ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है 100-150 कंपनियों में किया हुआ है। आप उसके सारे शेयर्स को चेक करेंगे, उसमें कुछ शेयर ऐसे होंगे जो उसने गलत खरीद रखे हैं, जो कभी बढ़ेंगे ही नहीं, या फ्रॉड कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां जो चलेंगी ही नहीं, या ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस में जाने वाली है। जैसे मुझे बताइए आइडिया। आइडिया एक कंपनी है, उसका शेयर कभी 250 रुपए का हुआ करता था, आज 8 रुपए पे है। तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं सर आइडिया बन रहा हूँ मैं तो 8 रुपए में, और ये किसी ना किसी दिन 250 रुपए की हो जाएगी। और वो ये भी बताते हैं सर देखो वो एवे ही नहीं खरीद रहे हैं, उन्हें निज भी है वो होते हैं। तो जो आइडिया, इसमें 40% स्टेक तो गवर्नमेंट ने ले लिया, इसमें 40% स्टेक तो गवर्नमेंट ने ही ले लिया, और 20% स्टेक को भारतीय एयरटेल ने ले रखा है। भारतीय एयरटेल ने ले रखा है 20% स्टेक, बचा हुआ 30-35% के लगभग पब्लिक के पास है। तो वो कहते हैं सर आइडिया कंपनी को ना हम डूबने नहीं देंगे। कौन नहीं डूबने देगा? ना तो गवर्नमेंट डूबने देगी और भारतीय एयरटेल खरीद लेगी इसे बाद में। 20% तो उसने ले ही लिया है, कल को और डूबेगी तो भारतीय एयरटेल और ले लेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इस छोटी सी बात पे आप लोग आइडिया नहीं खरीद सकते, आइडिया कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। क्योंकि अगर कल को आइडिया कंपनी डूबेगी ना तो भारतीय कंपनी के पास 20% जो स्टेक है उसके बदले वो उसके टावर ले लेगी, वो उसकी मशीनरी ले लेगी, जो उसका सब्सक्राइबर बेस है जिन्होंने आइडिया का सिम चला रखा है वो सिर्फ उसके सिम वालों को कहेगी ठीक है अब आप एयरटेल में आ गए हो, आप एयरटेल में पोर्ट हो गए हो अपने आप। इस चीज के लिए उसने 20% स्टेक लेके बैठी हुई है कि जिस दिन आइडिया डूबेगी मैं उसे टेक ओवर कर लूंगी। 20% शेयर तो मेरे पास है ही, उसके बदले मैं कहूँ सब मैंने खरीद लिया, या मशीनरी मैंने ले ली, जो उसकी मशीनरी लगी हुई है, सर्वर्स लगे हुए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम पर आइडिया खरीदना बेकार है, लेकिन भारतीय एयरटेल खरीद सकते हो, भारतीय एयरटेल खरीद सकते हो। कुछ लोग कहते हैं सर जियो खरीद लें, जियो। जब एनालिस्ट बन जाएंगे तो आप ये चीज डिसीजन खुद ले पाएंगे, सर भारतीय एयरटेल नहीं, ओ आइडिया नहीं खरीदना है और भारतीय एयरटेल खरीद सकते हैं। और जब लोग कहेंगे सर फिर जियो क्यों ना खरीद दें, सर जब आप जियो खरीदेंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा रिलायंस जियो का एक शेयर है। उस कंपनी में खाली ये वाला शेयर ही नहीं है जो आपको सिम प्रोवाइड करता है, इस कंपनी के अंदर वो जो बैंक खोलने वाले हैं वो भी है। इसी कंपनी के अंदर जो रिटेल, जो रिलायंस के रिटेल खुले हुए हैं जहां पर वो कपड़े बेचते हैं, जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं, वो भी है। तो अगर मान लीजिए ये वाला शेयर कम बढ़िया कर भी रहा है तो उस कंपनी में 5 चीज है। तो सारी चीज होने की वजह से क्या होगा कि उसमें आपको 3 चीजों में नुकसान हो रहा है, अभी नहीं है, उनमें प्रॉफिट आना शुरू ही नहीं हुआ है, और 2 चीजों में प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट अभी आने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो इस टाइम पर रिलायंस जियो भी खरीदना बेकार है। अगर आपको टेलीकॉम कंपनी ही खरीदनी है इस टाइम पर, तो इस टाइम कौन कौन सी बढ़िया है? भारती एयरटेल, और आप इंडस टावर भी खरीद सकते हो। इंडस टावर का काम क्या है? ये टावर लगाती है। तो इंडस टावर में जो सबसे ज्यादा काम करती है वो भारतीय एयरटेल का करती है, आइडिया का करती है, बीएसएनएल का करती है, और थोड़े बहुत टावर उसने रिलायंस वालों को भी दिए हुए हैं। तो मतलब इंडस टावर, जब तक ये 4 कंपनियां चल रही हैं इंडस टावर पे तो काम आता ही रहेगा, है ना। तो इंडस टावर खरीदना अच्छा है। तो ये सब चीजें मुझे कैसे पता चल रही है? मैंने पहले इन 5 की 5 कंपनी को एनालाइज किया है। एनालिसिस कैसे करते हैं वो इस कोर्स में आपको समझा दिया जाएगा, तब आप एनालिसिस करके बता पाओगे कि सर भारतीय एयरटेल खरीदने में फायदा है, इंडस टावर खरीदने में फायदा है, लेकिन आइडिया और जियो खरीदने में फायदा नहीं है। और अगर आप मार्केट में जाओगे ना, जिसको नॉलेज नहीं है वो सबसे पहले आइडिया और जियो खरीदवा देगा,
क्योंकि आइडिया छोटी कंपनी 8 रुपए की रह गई है और जियो अभी नया नया नाम है उसका कि पता नहीं कितनी बड़ी बन जाएगी। सबको लग रहा है जियो पता नहीं क्या कर देगी, लेकिन मैं आपको आज ही बता रहा हूँ अभी 10 साल जियो में कुछ नहीं होगा और आइडिया तो खत्म ही हो जाएगी शायद। आइडिया तो थोड़े 2-4 साल में देखना किसी ना किसी कंपनी में मर्ज हो जाएगी, या फिर किंगफिशर एयरलाइंस जो थी ना गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे वो बंद हुई है ऐसे ही आइडिया बंद हो जाएगी। तो जो लोग सोच रहे हैं ये 8 रुपए का शेयर 200 रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी आपको, ये कोर्स करने के बाद। तो सबको ये तो समझ में आ गया होगा सर, ये कोर्स करने के बाद आप छोटे मोटे बंदे नहीं रह पाओगे। आपकी नॉलेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे। आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी, जब आप किसी से बात करेंगे तो उसे नजर आएगा कि आपके अंदर नॉलेज है। फिर वो आपसे बात करेगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, और एक नॉर्मल इंसान से आप एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि सर ये कोर्स बेनिफिशियल है? अभी बहुत कुछ और बताऊंगा, लेकिन किस किस को समझ में आ गया सर ये है बेनिफिशियल? म्यूट कर, अपने आप को अनम्यूट करके एक बार ओके बोलिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सर ओके ओके सर ओके वेल एंड गुड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। जैसे सर, एक तो मैंने आपको बताया आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक मैंने आपको बताया सर आप जॉब कर सकते हैं, मैंने बताया आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं शेयरिंग बेसिस पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब भी मत करिए। आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। चैनल खोलने के बाद उसमें क्या देंगे? न्यूज देंगे। सर मैं सारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आएंगी उसके बारे में बताऊंगा, उनका एनालिसिस बताऊंगा। अब जैसे एक न्यूज आई, मान लीजिए आपके सामने एक न्यूज आती है, मैं एक छोटी सी न्यूज बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी न्यूज बता रहा हूँ कि आपके सामने एक न्यूज आई कि सर आइडिया कंपनी को एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है। आइडिया कंपनी को एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है। अब सबको लगेगा ये आइडिया के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है, सबको लगेगा कि आइडिया कंपनी को एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है। तो जिसके पास आइडिया का शेयर 8 रुपए में है उसे लगेगा ये तो 20 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। एक लेमैन को, एक नॉर्मल बंदे को जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जो रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, जो सीए भी नहीं है, जैसे कोई मतलब एक नॉर्मल बंदा आप जैसे और हमारे जैसे, जो एक इन्वेस्टर है, ये क्या करेगा? सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट। तो जो एक नॉर्मल बंदा होगा उसे लगेगा आइडिया कंपनी को एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है और वो आइडिया कंपनी के शेयर को खरीदने लग जाएगा। और जो एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है वो एयरटेल कंपनी को भी खरीदने लग जाएगा कि दो कंपनियां मिल रही है, दोनों को बेनिफिट होगा। एक नॉर्मल लेमैन बंदे को यही समझ में आता है कि सर आइडिया कंपनी को अगर एयरटेल कंपनी टेक ओवर कर रही है तो आइडिया का शेयर भी खरीद लो और एयरटेल का शेयर भी खरीदो, दोनों बढ़ेंगे। नॉर्मल बंदे को यही नजर आता है। और जब भी आप देखोगे जैसे ही न्यूज टीवी पे आती है और दोनों बढ़ते भी हैं शेयर, आइडिया और एयरटेल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग पागल हैं, उठा के आइडिया और एयरटेल को खरीद रहे हैं और जब खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो खरीद लेते हैं, फिर अगर एक्चुअल में आइडिया और एयरटेल का बेनिफिट है तो फिर तो अगर आइडिया और एयरटेल का एक्चुअल में बेनिफिट है तो वो बढ़ेंगे, वरना वो वापस गिर जाते हैं। अब ये कौन बताएगा कि बेनिफिट है या नहीं है और कितना है? ये आप रिसर्च करने के बाद बताओगे। सबसे पहले ये बेनिफिट में है या नहीं है तो आपको उसके लिए पता चलाना पड़ेगा कि एयरटेल कंपनी आइडिया को कितने रुपए में खरीद रही है। अब मान लीजिए आइडिया का शेयर चल रहा है 8 रुपए का और मान लीजिए 1 लाख शेयर है, तो कंपनी की वैल्यू होगी 8 लाख रुपए की। अब अगर एयरटेल कंपनी से 8 लाख से ज्यादा में खरीद रही है तो ये आइडिया के लिए बेनिफिट में है। अगर एयरटेल कंपनी से 8 लाख से कम में खरीद रही है तो आइडिया के लिए नेगेटिव न्यूज है, आइडिया का शेयर और गिर जाएगा। तो ये सब एनालिसिस कौन करता है? आप लोग, जो आप कल बनेंगे रिसर्च एनालिस्ट। तो जब एक रिसर्च एनालिस्ट अपना एनालिसिस करके क्लियर करके ये बताता है कि सर आपको आइडिया कंपनी के शेयर खरीदने से बेनिफिट है या नहीं है, ये आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, ये कौन बताएगा? एक रिसर्च एनालिस्ट। तो आप अपना ये ब्लॉगिंग कर सकते हो कि सर सुबह से शाम तक 200 न्यूज आई हैं, मैं उन 200 की 200 का एनालिसिस करके समझाऊंगा कि ये न्यूज आपके बेनिफिट में है या नहीं है, कितने बेनिफिट में है, कौन से शेयर के लिए बेनिफिट में है, कौन सी कंपनी के लिए बेनिफिट में नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए आप अपना अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब चैनल नहीं होगा, वो एक न्यूज चैनल होगा और धीरे धीरे यही एक बिजनेस चैनल बन जाता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि पहले जो ये जी बिजनेस था ना, इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। जी बिजनेस जो शुरू थी, पहले एक छोटा सा ब्लॉगिंग था, एक एनालिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो अपनी न्यूज दिया करते थे। और ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल हैं पहले से यूट्यूब पे, और उनमें से कुछ बंदे तो मेरे दोस्त हैं और मेरा खुद का भी चैनल है। तो मीन्स कहने का कि हम इस तरह के चैनल बना सकते हैं, अपनी न्यूज दे सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं फ्री में। ये फ्रीलांसिंग जॉब है,
जिसे देखकर लोग आपको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी आपसे करवाएंगे कि सब ठीक है, आप हमारी इन्वेस्टमेंट भी एक बार पोर्टफोलियो मैनेज भी कर लीजिए। जब उन्हें आपकी नॉलेज दिखेगी कि आपके अंदर नॉलेज है, तो अपना आपको पोर्टफोलियो भी देंगे, आपको अपना एडवाइजर भी अपॉइंट कर लेंगे। और बहुत पैसा है मार्केट में, ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। उन्हें तो एक एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है ही, जो अच्छा एडवाइजर हो। तो अगर आपकी नॉलेज होगी, आपका एडवाइजर आप अच्छे होंगे, तो लोग आपको एडवाइजर अपॉइंट करेंगे और 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको देंगे। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी और आपकी वो वीडियो देखकर कोई म्यूचुअल फंड कोई समझ में आ गया, तो आपका वहां से भी ऑफर आ सकता है, सर आप हमारे जो है म्यूचुअल फंड को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे इन्वेस्टमेंट को रन कीजिए, ठीक है ना, फंड मैनेजर बन जाइए आप हमारे। तो कैसे होगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। और नॉलेज कैसे आएगी? पढ़ने से। सर्टिफिकेशन तो हम आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे, इस कोर्स में हम आपको नॉलेज भी देंगे। इतना सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़े। वेरी गुड। इस कोर्स को करने के बाद आप म्यूचुअल फंड एनालिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एनालिस्ट बनने के लिए आपको इस कोर्स के साथ साथ NISM 5A भी करना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड एनालिस्ट भी बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एक अलग चीज है, एनालिस्ट एक अलग चीज है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 5A करना पड़ता है, एनालिस्ट बनते हैं तो 15 से भी काम चल जाता है। लेकिन 15 से काम चलाने के बाद अगर आप साथ में 5A भी कर लें, 15 करने का मतलब तो सर ये है, आप बताओगे सर HDFC का बैलेंस्ड फंड अच्छा है, आपने बता दिया, बताने के बाद बताने के नाम की आपने फीस ले ली, सर आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि 20% पैसा आप बैलेंस में लगा दीजिए, 80% पैसा आप टॉप 500 में लगा दीजिए। आपने 2-4 फंड बताए अपने हिसाब से और वो पूछकर आपसे चला गया। इस बात की फीस आपने उनसे चार्ज कर ली 5,000 रुपीज। वो 5,000 आपको कैश में या चेक से मिल गई। उसके बाद वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया जिसने 5A कर रखा था, और वो ये अपने 500 करोड़ रुपए उससे इन्वेस्ट करवाएगा इंडियन फंड में। वो कहेगा भैया मुझे पैसा इसी फंड में लगाना है, मैंने अपने एडवाइजर से पूछ लिया है। लेकिन आप 15 के साथ साथ अगर 5A भी कर लें, तो पहले आप 15, क्योंकि आप एक एनालिस्ट हैं, आप पहले उसे बताएंगे, फिर 5A में उससे करवा के वहां से भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो दोनों के दोनों बेनिफिट आपके ही हो सकते हैं। तो 15 करने के बाद आपको 5A भी कर लेना चाहिए, और अगर आपने 5A कर रहा है तो आपको 15 भी कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर लिया है, 5A आपने कर लिया है, तो 5A करने के बाद अगर आप किसी बंदे के पास जाएंगे, अपने किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, यहाँ पर जो बंदे 5A करके बैठे हैं वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपने क्लाइंट के पास जाके क्या समझाते हैं, सर ये वाला म्यूचुअल फंड बढ़िया है, ये ऐसे ये वैसे ये बढ़िया। क्लाइंट कभी कभी आपसे पूछता होगा ना, सर मैं कैसे मान लूं ये बढ़िया है? तो आपका आंसर होता है, सर देखो पिछले 5 साल में इतना प्रॉफिट बनाया है, पिछले 10 साल में इतना प्रॉफिट बना कर दिया है। इसके अलावा आपके पास कोई आंसर होता है? अगर किसी के पास होता है तो बताइए। अगर नहीं होता है तो वो क्या नहीं होता है? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं उस फंड के अंदर। जो स्टॉक्स हैं उनकी पीई कितनी है, कौन कौन से हैं, उसका बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। ठीक है सर, लेकिन अगर साथ में आप अपने क्लाइंट को ये कहें, सर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च कर ली है इस कंपनी पे, इस फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं, आपके क्लाइंट को तो कंपनी की पीई वगैरह समझ में नहीं आएंगी ना, वो तो लेमैन है। तो आपने समझाना पड़ेगा, सर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैंने सर्टिफिकेशन लिया है NISM 15 का, नेगेटिव मार्किंग के साथ 70% में पास होते हैं, इसके अंदर 60% वाला पास है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो लगभग 70% वाला ही, मतलब 100 में से 70 सही करोगे तो आप पास हो जाओगे खाली, क्योंकि आपके जो 30 गलत हो उनकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई, वापस आप 60 पे ही आ जाओगे। तो 70% मार्क्स लाने के बाद पास होते हैं, कोई इजी सर्टिफिकेशन नहीं है। सर मैंने सर्टिफिकेशन लिया है, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और साथ में 5A भी हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो मैंने इस म्यूचुअल फंड की जो 200 कंपनियां तो उन पर रिसर्च करने के बाद, उसके पीई वगैरह चेक करने के बाद ये डिसीजन पे आया हूँ कि ये वाला फंड आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद आप ये वाली चीजें बताना शुरू करो, सर पिछले 5 साल में उसने ये रिटर्न दिया है, इसका पीई रेशो कम है। क्योंकि जो ये 5 साल वाली बात और ये कंपनी में कौन 200 शेयर है और ये सब बातें तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर भी बता रहे हैं। अब जब उसी बंदे को 4 डिस्ट्रीब्यूटर पिच कर रहे हैं, सर मैं दूंगा, तो वो आपसे ही क्यों लेगा? वो आपसे तब लेगा जब आप उसे बताओगे, सर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च किया है। आपके पास जो और बंदे हैं ना, वो रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। आप अपने शहर में पता करो, आपको पूरे शहर में एक भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं मिलेगा। मैं सहारनपुर शहर से हूँ, मेरे सहारनपुर शहर में सारे मिला के मुझे मिलाकर 10 रिसर्च एनालिस्ट हैं, और वो 10 में से 9 मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो मीन्स कहने का कि सहारनपुर जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ 10 ही रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिसमें से 9 को तो मैंने ही बनाया, और 9 से पहले तो एक ही था। और मैं यहाँ पर जो बड़े बड़े सीएज हैं उनका फंड मैनेज मैं कर रहा हूँ, आपको मिलेंगे। तो सूर्यवंशी जी, ये बात आपको शायद क्लिक करी होगी कि अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री ले लेंगे, अपने नाम के आगे रिसर्च एनालिस्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी अपने क्लाइंट के लिए।
क्योंकि जो चीजें अभी तक हम बता रहे हैं वो तो सब बताते हैं 10 साल में इस फंड ने क्या दिया, इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है सर, पीई रेशो बढ़िया है, ईपीएस बढ़िया है, इक्विटी जो कंपनी है ये टॉप 100 कंपनीज है, निफ्टी की कंपनी, सारी बातें तो आप भी बता रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी बता रहा है, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री आपके पास होगी, आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं होगी। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। और म्यूचुअल फंड जिसने कराना है उसने तो कराना ही है, उसे कोई कमीशन तो कोई देगा नहीं, वापस कोई मिलता ही कुछ नहीं है खास। तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जिता सकती है, आपके नॉलेज और आपकी डिग्रियां। तो आप अपने नॉलेज बढ़ाइए, साथ में ये डिग्री बढ़ाइए NISM 15 की। और क्या बढ़ा सकते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे इस क्लास में। क्लास थोड़ी सी लंबी कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वरना मैं कट करके छुट्टी भी कर सकता हूँ। पर सबको मुझे ऐसा लगता है क्लास में बोरियत तो नहीं हो रही है, किसी को मजा आ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। मेरी क्लास जो आज, हाँ, आज की क्लास में मैं आपको कुछ भी समझा नहीं रहा हूँ। तो आज की क्लास आपको अगर मजा आ रहा है तो सोचिए, जब मैं आपको नए नए टॉपिक समझाऊंगा जो आपने अभी सोचा भी नहीं है कि हम वो पढ़ेंगे, आपके समझ में आएंगे। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आज आपको आइडिया और एयरटेल समझाया। अगर मैं ये चीजें, आप जब खुद इस लायक हो जाओगे, आप मुझे उल्टा बताओगे सर नहीं आइडिया में इन्वेस्ट करने के ये फायदे हैं, आप मुझसे आर्ग्यू करोगे, आप मुझसे लड़ोगे, नहीं सर यहाँ पर आप गलत हो, आइडिया में तो फायदा है ये वाला करने का। हम आपकी नॉलेज इतनी बढ़ा देंगे कि आप मुझसे खुद आर्ग्यू करोगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि मैं आपकी बात कहूंगा, हाँ हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि हर बंदे का सोचने का नजरिया अलग होता है। तो जब आप सोचेंगे तो आप मुझे उल्टा आर्ग्यू करोगे, सर नहीं हमारे हिसाब से तो ये है, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाकर डालोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे, सर आपकी ये वाली बात तो हमें बढ़िया समझ में आई, सर आप हमें और कुछ बता पाएंगे? बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट आपको बुलाएंगे कि सर आप हमारे यहाँ लेक्चर दीजिए, आप ये वाली डिग्री लेने के बाद इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो कि सर हम आपको सीजनल लेक्चर देंगे। जैसे कोई बंदा फाइनेंस से MBA कर रहा है तो आप वहां पर इंस्टीट्यूट से मतलब इंस्टीट्यूट से ना फिक्स कर सकते हो कि सर हमारे महीने में 3 क्लासेस रख दीजिए, और वो आपको उन 3 क्लास का 15-15 हजार रुपए पे करेंगे। इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने क्लासेस दी हैं और अच्छी पेमेंट मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वुड कार्विंग एसोसिएशन है यहाँ पे, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां पर हमने वुड कार्विंग वालों को भी क्लासेस दी थी। और इससे पहले सी इंस्टीट्यूट में तो मैं खैर देता ही रहता हूँ, बार बार बहुत देता हूँ, साल में 15-20 क्लासेस मेरी सी इंस्टीट्यूट में हो जाती है। मतलब इस तरह की क्लासेस हम देखते रहते हैं, और उसके लिए आपको कुछ बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपके पास रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन होगा तो वहां जाके कह सकते हो आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, आई कैन प्रोवाइड दिस क्लासेस टू योर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी सुनेंगे क्योंकि आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो और वो स्टूडेंट नहीं है। तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वहां पर गए MBA इंस्टीट्यूट में और MBA के स्टूडेंट को आपसे ज्यादा नॉलेज है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप यूट्यूब पे भी बोलिए, आपको सब सुनेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, याद रखिएगा, अगर एक अंधेरे कमरे में चिराग जल रहा है तो सबको बताना नहीं पड़ता आज चिराग जल रहा है, वो सबको दिखता है। तो अगर आपके अंदर नॉलेज होगी तो ये बतानी नहीं पड़ेगी आपके अंदर नॉलेज है। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी तो लोग अपने आप आपको ढूंढ लेंगे। आप गुड़ बनिए, मक्खियां अपने आप आएंगी। अगर आपके अंदर नॉलेज है, क्लाइंट अपने आप मिलेगा, स्टूडेंट अपने आप मिलेंगे, इंस्टीट्यूट बुलाएंगे, आपको सब बुलाएंगे। आपने बस अपनी नॉलेज एक्वायर करनी है। दिन आपके पास नॉलेज आ गई, उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सूर्यवंशी जी, और बताइए, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हेलो बोलिए बोलिए। सर, जो यूट्यूब में जो लोग आते हैं कि हमारी क्लासेस ले लो, हम स्विंग ट्रेडिंग सिखाएंगे, पोजिशनल सिखाएंगे, और उसके बाद आप जो है कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो हमारा कोर्स का जो कंटेंट है वो तो बेस कंटेंट है, तो हम ये काम क्या कर सकते हैं ये बेस हमारा बनने के बाद में? मैं बता रहा हूँ सर, इस वाले कोर्स में हम आपको जो इक्विटी का रिसर्च और एनालिसिस का सिर्फ बेसिक सिखाएंगे। जो रिसर्च एनालिस्ट जो कोर्स है ना 15, ये आपका बेसिक है। जब आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो उससे पहले आप 11th-12th में बायो पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप BSc में बायो पढ़ते हो अच्छे से, और बायो पढ़ने के बाद आप फिर नीट का एग्जाम क्लियर करते हो। नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद शुरू में 1 साल आपको डॉक्टरी की लाइन की बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं। इंसान की कोई कितनी हड्डियां हैं, कितनी नसें हैं, कौन सी दवाइयां हैं, बेसिक बेसिक आइटम। फिर आपसे एक फील्ड चुनने के लिए कहा जाता है 2 साल के बाद, भैया आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो, आप गायकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिजिशियन बनना चाह रहे हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, ये चीज आपसे 2 साल बाद पूछी जाती है। फिर आप किसी एक स्ट्रीम में चले जाते हैं, सर मैं तो गायकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, फिर आपको बच्चे पैदा करना ही सिखाया जाता है। आप कहते हो मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ तो आपको दांत तोड़ना और निकालना और जोड़ना ही सिखाया जाता है। आप कहते हो सर मैं फिजिशियन बनना चाहता हूँ तो फिर आपको सर्दी जुकाम ही सिखाया जाता है। आप कहते हो सर मैं तो हार्ट का बनना चाहता हूँ तो फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनाया जाता है, तो फिर आपको हार्ट से रिलेटेड चीजें ही बताई जाती हैं। अगर आप किसी हार्ट के डॉक्टर से कहोगे ना जरा मेरे दांत निकाल दो, निकाल नहीं पाएगा। अगर आप हार्ट के डॉक्टर से कहोगे कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो
हो रही है वो एकदम बता देगा। हार्ट के डॉक्टर से कहोगे सर मेरे हड्डी टूट गई, मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए, वो बता नहीं पाएगा। अगर आपको हड्डी टूट गई है तो फिर आपको हड्डी टूटने वाले डॉक्टर पे ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जो 15 है ये बेसिक डॉक्टरी है। बेसिक मतलब रिसर्च एनालिस्ट का बेसिक है। इसके बाद अगर आप इक्विटी एनालिसिस में जाना चाहते हो, इसके बाद आपको एक कोर्स और करना पड़ेगा, इक्विटी डेरिवेटिव। वो कोर्स भी हम इसके बाद कराएंगे और बेनिफिशियल है। और याद रखिएगा NISM का सबसे हार्ड जो कोर्स है वही इक्विटी डेरिवेटिव है। इक्विटी डेरिवेटिव के ही सबसे ज्यादा फायदे हैं। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आगे, तो आपके क्वेश्चन को हम अभी आगे पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेरी किसी की? तो फ्रीलांसर समझ में आ गया होगा। फ्रीलांसर आप बन सकते हो, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। और ये रिसर्च जो एनालिसिस करोगे आप कहाँ डालोगे? अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे शेयर करोगे और वहां से आपको क्लाइंट और स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर आप जॉब में जाते हैं तो स्टार्टिंग में ये वाले कोर्स के और आपको जो स्टार्टिंग में जॉब मिलेगी 0 to 2 ईयर्स तक आपको 3 to 6 लाख का पैकेज मिल जाएगा। मतलब 25,000 से लेके 50,000 तक की जॉब मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको फिर बड़े बैंक आपको हायर कर लेते हैं और वहां पर आपको 6 to 12 लाख तक की मिल जाती है। और अगर आपको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और किसी बड़े बैंक के साथ या किसी बड़ी कंपनी के साथ आपने काम किया है तो वो 12 लाख तक भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड द फर्म, आपने पहले किसके साथ काम किया है। और जैसे जैसे आपको उसमें टाइम ज्यादा होगा आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी, कम नहीं होगी कभी भी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो जितना ज्यादा टाइम आप इसमें लगाओगे उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। कोर्स यूजफुल इन फाइनेंस स्ट्रीम। इफ लुकिंग फॉर सिमिलर कोर्सेज NISM 15 के, अगर आप कोई और कोर्स भी करना चाहते हो तो अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिसर्च कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट का सम गुड ऑल्टरनेटिव। कुछ ऑल्टरनेटिव और भी हैं जो आप करते हो इसी की जैसे है। हालांकि ये चीज हमें समझानी भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने बताया ना नॉलेज हमेशा आपको पूरी ही देंगे, तो वो बता रहा हूं। आप कर सकते हैं NISM सीरीज 10A और 10B। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन। आप ये कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या सिखाया जाएगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेशन। अभी तक जो आप सीख रहे थे वो रिसर्च एंड एनालिसिस था। जब आप इसी को आप रजिस्टर करना चाहोगे, सर मैं प्राइवेट बेस पे काम करना चाहता हूं, तो आपको उसके लिए पहले 10A और 10B करना पड़ेगा। 10A 10B क्या होता है सर? अगर आप किसी फर्म में करना चाह रहे हो, किसी बैंक वगैरह के लिए करना चाह रहे हो तो 10B क्लियर करना पड़ेगा। अपने लिए करना चाह रहे हो तो 10A करना पड़ेगा। ये क्लियर करने के बाद आप अपने आप को सेबी में रजिस्टर कराओगे और फिर अपने नाम के आगे RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिख पाओगे। रिसर्च एनालिस्ट एक है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक अलग डिग्री है, ये भी आप ले सकते हो। लेकिन वो करने के लिए भी पहले आपको ये करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आपको यही सीखने को मिलेगा। तो फोकस क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट। बेस्ट फॉर किसके लिए? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए बेस्ट है NISM 10A और 10B। करियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की तरह भी कर सकते हो, वेल्थ मैनेजर के लिए, और फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बन सकते हो। एक कोर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, CFA। CFA प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बनाया हुआ कोर्स है। उसमें वो आपको क्या सिखाता है? वही सब सिखाता है जो आप हमारे इस 15 में सीखने वाले हो। जो NISM 15 में आप सीखने वाले हो वही सब इसमें सिखाया जाता है। प्लस जो NISM 10A में सीखोगे वो भी इसमें सिखाया जाता है। इन दोनों को मिला के उसने कोर्स बनाया और फीस कर दी 4 लाख रुपए। NISM 15 में 1500 रुपए प्लस 1500 रुपए, 3000 रुपए में हो रहा है यही कोर्स। तो जो कोर्स हम 3000 में कर सकते हैं, जिसकी